हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो कल की वीडियो में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में हम जो कल टॉपिक पढ़ा था, आज उसी टॉपिक का हम जो फर्स्ट लेसन है वो पढ़ेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार, राष्ट्र का विचार। तो ये हमारा यहाँ से यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय का जो टॉपिक हमने शुरू किया था उसका ये फर्स्ट लेसन है। तो आज से हम इस फर्स्ट लेसन को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट लेसन होगा। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ दूसरे को शेयर भी कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। आपने 9th क्लास के अंदर जो एक लेसन पढ़ा था फ्रांस में क्रांति, बस उसी फ्रांस की क्रांति का जिक्र यहाँ पे इस लेसन के अंदर किया गया है। अगर आप अच्छी तरह से 9th क्लास में उस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। यानी कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति अगर मानी जाती है तो वो 1789 में फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के साथ मानी जाती है। किस शब्द का उदय? राष्ट्रवाद का उदय। जो फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी 1789 में, उस क्रांति के साथ माना जाता है। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। जरा आप याद कीजिए, आपने 9th क्लास में जो फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी उस फ्रांस की क्रांति में आपको बताया गया था कि फ्रांस के अंदर एक निरंकुश राजा था। तो उसी निरंकुश राजा के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी कि आधिपत्य था उसका फ्रांस के अंदर। और निरंकुश राजा कौन थे उस समय? यानी कि जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी तो उस समय जो राजा जार थे वो जार एक निरंकुश राजा थे फ्रांस के अंदर। इसी तरह से फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस फ्रांसीसी क्रांति से क्या बदलाव आए? एक तो राजनीतिक बदलाव आया और एक संवैधानिक बदलाव हुए। इसी के साथ साथ क्या हुआ? प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में भी हस्तांतरित हो गई। हस्तांतरित का मतलब होता है अदला बदली, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाना हस्तांतरित कहलाता है। इसी तरह से आगे देखें, क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। यानी कि जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। कि बल्कि एक राजा के द्वारा गठन नहीं किया जाएगा, अब किसके द्वारा किया जाएगा? एक लोगों के द्वारा, यानी कि जो लोग हैं, जो क्रांति के अंदर जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के द्वारा राष्ट्र का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा, राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। नियति का मतलब जैसे नियम कायदे जो भी होते हैं वो तय करेंगे। इसी तरह से आगे हम देखते हैं प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। यानी कि शुरू से ही देखा जाए तो जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे
उन्होंने ऐसे कदम यानी कि ऐसे कदम उठाए जिनसे क्या हुआ, जो फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न होने लगी, यानी कि पैदा होने लगी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। यानी कि दो यहाँ पे आपको विचार बताए जा रहे हैं, पितृभूमि और नागरिक। तो इन विचारों ने क्या किया, एक संयुक्त समुदाय के विचार पर क्या किया, इन्होंने बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। समान अधिकार का मतलब आप सब जानते हैं, सभी के साथ समानता बरतना, तो समान अधिकार प्राप्त थे उनको। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, यानी कि एक नया झंडा चुना गया, और जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली थी। यानी कि राजध्वज का मतलब होता है जो राजा का जो प्रतीक चिन्ह एक ध्वज के रूप में होता था पहले, तो उस राजध्वज की जगह यानी कि जो नया फ्रांसीसी झंडा जो तिरंगा था उसने ले ली। एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। याद कीजिए, आपने 9th क्लास की बुक में आपने पढ़ा होगा एस्टेट जनरल क्या होता है। यानी कि एस्टेट जनरल को 3 भागों में बांटा गया था उस बुक के अंदर, तो वही एस्टेट जनरल है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। और सक्रिय का मतलब होता है चर्चित, यानी कि जो चंचल व्यक्ति थे, शिक्षित वर्ग के लोग थे जो हमेशा सक्रिय रहते थे, तो उन नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा। किसका चुनाव, एस्टेट जनरल का चुनाव। और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी कि आपने ये भी पढ़ा था कि बाद में एस्टेट जनरल का नाम चेंज कर दिया गया था, और नाम क्या रखा गया था, नेशनल असेंबली। क्या रखा गया था, नेशनल असेंबली। इसी तरह से नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें भी ली गई, शहीदों का गुणगान भी हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। किसके नाम पर हुआ था, सिर्फ राष्ट्र के नाम पर। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। यानी कि एक कैसा प्रशासन बनाया गया, केंद्रीय प्रशासन बनाया गया। यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। यानी कि सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए इसने। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। जो राष्ट्र के अंदर जो आंतरिक आयात का मतलब होता है, आयात और जो निर्यात होता है, यानी कि बेचा और जो खरीदा जाता है, तो उस शुल्क को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। यानी कि जो नापने की जो इकाइयाँ होती हैं, भार की जो इकाइयाँ होती हैं, उनको एक समान व्यवस्था में लागू किया गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। वही राष्ट्र की साझा भाषा भी बन गई। यानी कि साझा भाषा का मतलब होता है जो आम बोलचाल होती है ना, जो दो व्यक्तियों के बीच में क्षेत्रीय जो भाषा होती है, तो वो साझा भाषा बन गई फ्रांस के अंदर। इसी तरह से आगे हम देखें, क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यानी कि वह क्या मतलब, दोबारा से पढ़िए इसको। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, उनका एक मत यह भी था कि भाई जो यूरोप के जो लोग हैं, जो निरंकुश शासकों से दबे पड़े हैं, तो उनको भी क्या कराया जाए, मुक्त कराया जाए, यानी कि आज़ाद कराया जाए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में घटित होने में मदद देगा। और दूसरा क्या बताया गया, यानी कि जो फ्रांस है यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में घटित होने में भी क्या करेगा, मदद देगा। इसी के साथ जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की क्या करने लगे, स्थापना करने लगे। यानी कि क्लब की स्थापना करने लगे। छात्र और जो शिक्षित जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उन सभी सदस्यों ने मिलकर। इसी तरह से उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, एक बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसे। यानी कि वहाँ तक पहुँच गए।
क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। यानी कि जो भी विचार थे, राष्ट्रवाद के जो भी विचार थे, वो विचार कहाँ तक पहुँचाने लग गए? विदेशों तक पहुँचाने लगे, यानी कि बाहर तक पहुँचाने लगे। इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा नेपोलियन का भी जिक्र किया गया है। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। तो ये नेपोलियन के द्वारा किया गया कार्य था। यानी कि इसके अंडर में जो भी विशाल क्षेत्र आया, तो उसने वहाँ पे अनेक सुधारों की शुरुआत की जो पहले से ही फ्रांस के अंदर ये आरंभ हो चुके थे। इसी तरह से फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इसी तरह से आगे देखें किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। इसी तरह से 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, यानी कि 1804 के अंदर नागरिक संहिता लाई गई थी, जिसको आमतौर पर यानी कि आम भाषा में अगर हम समझें तो नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किस संहिता के नाम से? नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। जो भी संपत्ति के अधिकार थे और जो बराबरी के जो भी समक्ष कार्य थे, तो उनको क्या किया? उसने सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। जो फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो भी क्षेत्र थे, तो उन क्षेत्रों में भी उन्होंने क्या किया? उसके द्वारा क्या किया गया? लागू किए गए जो भी नियम कायदे थे वो। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया और किसानों को दास्तव और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। यानी कि जो भी जागीरदार जो शुल्क ले रहे थे, तो उससे भी मुक्ति दिलाई उसने। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। जो संघ बने हुए थे जो नियंत्रण कर रहे थे कारीगरों के ऊपर, तो उस चीज़ को भी हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी और उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने, यहाँ पे सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। यानी कि अगर एक सम्मान और समानता होगी, तो उससे सहूलियत का मतलब होता है कि कठिनाई नहीं होगी उसमें, यानी कि सारा काम इजी होगा। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। ये कैसी प्रतिक्रियाएं थी? कि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत भी किया गया। इसी तरह से आगे देखा जाए, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में क्या हो जाता है? बदल जाता है। और जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, यानी कि ये बात उजागर हो गई, अब धीरे धीरे ये साफ होने लगी कि जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो नेपोलियन ने लागू की थी, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे थे। तो ये कारण था। तो आज का लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको चित्र पेंटिंग दिखाई दे रही होगी और इस पेंटिंग के अंदर दे रखा है जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़्वेबरकेन शहर पर कब्जा है और अपनी नीली, सफ़ेद और
अपनी नीली सफ़ेद और लाल पोशाकों में पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि एक उग्रवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया है इनको। जो एक किसान की गाड़ी बाएं जो दिखाई दे रहा होगा आपको छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, और बीच का अग्रभाग जो आपको दिख रहा होगा, और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। और यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग्य है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बने जाते हैं। तो इसी तरह से ये चित्र के बारे में वर्णन बताया गया है। इसी तरह से आपको एक दूसरा चित्र और दिख रहा होगा, राइनलैंड का डाकिया लाइप्सिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है, आपको पेंटिंग में दिख रहा होगा। यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है, और उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। तो यहाँ पर नेपोलियन के बारे में बताया गया है, यानी कि डाकिया एक नेपोलियन को बताया गया है कि भाई जो 1813 में क्या होता है, वो लड़ाई हार जाता है, और हारने के बाद क्या होता है, वो फ्रांस से वापस लौट कर आ जाता है, और इसके जितने भी इसने जो क्षेत्र जीते थे वो सारे हार जाता है। इसी तरह से आपको ऊपर एक मैप भी दिया गया है। इधर रूसी साम्राज्य है, और इधर ऑटोमन साम्राज्य है, ऑस्ट्रिया साम्राज्य है, और यह आपका भूमध्य सागर है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस। तो इस तरह से यह आपको मैप बताया गया है। इसी तरह से आज का हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक बहुत कम करते हैं, इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आप लाइक भी नहीं दे सकते तो फिर तो कोई मतलब नहीं निकलता इस चीज़ का। आशा करता हूँ आज से सभी कमेंट करेंगे और लाइक भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।